पार्ट 13 जर्मनी का आंतरिक इतिहास सन 1871 से 1914। भूमिका 1871 में द्वितीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना से प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होने का समय जर्मनी के इतिहास का महत्वपूर्ण समय है। इसके दो स्पष्ट चरण थे। 1871 से 1890 का समय बिस्मार्क का समय था, जबकि जर्मनी का भाग्य बिस्मार्क के हाथों में था। जर्मनी के एक संगठित तथा महान शक्ति के रूप में अभ्युदय का श्रेय बिस्मार्क को ही है। जर्मन राज्यों के एकीकरण के पश्चात बने जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बिस्मार्क ही बना। विलियम प्रथम, जो कि 1861 से 1888 तक प्रशिया का राजा तथा 1871 से 1881 तक जर्मनी का सम्राट था, उसी के परामर्श पर निर्भर रहता था। द्वितीय चरण 1890 से 1914 तक था। इस समय विलियम द्वितीय, जो कि 1888 में 29 वर्ष की अवस्था में कैंसर बना तथा 1918 तक जर्मनी का सम्राट रहा, जर्मनी पर छाया हुआ था। वो चांसलरों तथा मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके पदों से हटाने का काम अपनी इच्छा तथा विवेक से करता था, और उसने राज्य की नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की चेष्टा की। उसके काल में 4 व्यक्ति चांसलर के पद पर रहे: कैप्रेबी 1890 से 94, होहेनलोहे 1894 से 1900, ब्यूलो 1900 से 1909 तथा बेथमेन हॉलवे 1909 से 1917। बिस्मार्क का समय 1871 से 1890। प्रथम चरण में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का जर्मन साम्राज्य पर काफी प्रभाव पड़ा। जैसा कि आपको मालूम है, जर्मन साम्राज्य का निर्माण प्रशिया की 1864, 1866 तथा 1870 में क्रमशः डेनमार्क, ऑस्ट्रिया हंगरी और फ्रांस पर प्राप्त विजयों के फलस्वरूप हुआ। फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के उपरांत आल्सस तथा लॉरेन के 2 प्रांत जर्मनी द्वारा हड़प लिए गए। इसके बाद बिस्मार्क को यह डर लग रहा था कि यदि यूरोप में युद्ध होता है तो निश्चय ही फ्रांस जर्मनी से बदला लेने की चेष्टा करेगा। इसलिए बिस्मार्क चाहता था कि यूरोप में युद्ध ना हो। बिस्मार्क की इसी चिंता ने उसकी बाह्य तथा आंतरिक नीतियों को प्रभावित किया। यहाँ पर हम आपको याद दिलाएंगे कि विदेशी मामलों में बिस्मार्क ने फ्रांस को पृथक रखने की नीति का पालन किया। आंतरिक मामलों में बिस्मार्क की नीति जर्मनी के उन तत्वों पर रोक लगाना था जो कि ऑस्ट्रियन साम्राज्य के जर्मन भाषी लोगों को जर्मन साम्राज्य में मिलाने के पक्ष में थे। कई मजबूरियों के कारण बिस्मार्क ने जर्मनी को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाने की कोशिश की, जिससे फ्रांस के साथ युद्ध के लिए वो सदा तैयार रहे। जर्मनी की सैनिक आवश्यकताओं ने उसकी आंतरिक नीति के विकास को काफी प्रभावित किया। रेल की योजनाएं भी इस प्रकार बनाई गई जिससे जब कभी भी जहां कहीं भी आवश्यकता पड़े, सेना शीघ्र ही पहुंचाई जा सके। बिस्मार्क का प्रमुख उद्देश्य था स्वयं निर्मित नवीन साम्राज्य को सुरक्षित बनाना, और उसके हिसाब से इसका सबसे अच्छा तरीका था फ्रांस को सबसे अलग कर देना। यह कार्य उसने बड़ी सफाई तथा कूटनीतिक चातुर्य से किया। एक अन्य खतरा जिससे वो जर्मनी को बचाना चाहता था वो था औपनिवेशिक संघर्ष। इसके अलावा वो सचमुच समझता था कि जर्मन साम्राज्य एक संतुष्ट साम्राज्य है, इसलिए इसका मतलब है कि यूरोप के शक्ति संतुलन में युद्ध अथवा क्रांति द्वारा लाया गया किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसे मान्य न होगा। उसकी आंतरिक नीति भी इसी प्रकार की थी। ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थी कि साम्राज्य के संविधान के परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार के दबाव का डटकर विरोध करना है। इसी कारण उसने किसी भी ऐसे संगठन का जो कि या तो राज्य की सत्ता को न मानता हो अथवा जिसका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो, जमकर विरोध किया। जब आप इसी पाठ में आगे चलकर सेंट्रल पार्टी तथा सोशल डेमोक्रेट्स के प्रति उनकी नीति का अध्ययन करेंगे तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। इस काल की एक अन्य विशेषता थी आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र में जर्मनी का द्रुत गति से विकास। वास्तव में जबकि जर्मनी की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, उसका विकास आश्चर्यजनक था। उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, विदेशी व्यापार तीव्र गति से बढ़ा और कई नए शहर बने। आवागमन और परिवहन के साधनों का आश्चर्यजनक विकास हुआ, और ये इसी बात से स्पष्ट है कि इस समय जर्मनी के एक बड़े भाग में रेलवे लाइन बिछाई गई। 1860 में जबकि रेलवे लाइन 1100 किलोमीटर थी, 1890 में ये 19,500 किलोमीटर हो गई और 1910 में ये बढ़कर 61,000 किलोमीटर हो गई। 1910 तक कोयले के उत्पादन में जर्मनी केवल ग्रेट ब्रिटेन से ही पीछे था।
लोहे के उत्पादन में भी जर्मनी का नाम विश्व में एक दूसरे स्थान पर था। शीघ्र ही जर्मनी का लोहे और इस्पात का उद्योग यूरोप के अन्य देशों से आगे बढ़ गया तथा उसका लिग्नाइट का उत्पादन भी 10 गुना बढ़ गया। विद्युत तथा रासायनिक उद्योगों में भी जर्मनी ने आश्चर्यजनक प्रगति की। 1870 से 1914 तक कृषि का उत्पादन भी लगभग दोगुना हो गया। जर्मनी में धन का उत्पादन यूरोप के प्रमुख देशों से कहीं अधिक हो गया। 1914 तक जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया। इस सर्वांगीण औद्योगिक विकास ने जर्मन नेताओं में बड़ा आत्मविश्वास पैदा किया और कुछ समय बाद उनमें एक ऐसी जबरदस्त बेचैनी पैदा कर दी जिसने उन्हें न केवल यूरोप में बल्कि सारे विश्व में एक सक्रिय विदेश नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। संघीय सरकार की रूपरेखा। जर्मन साम्राज्य की स्थापना से जर्मन निवासियों की कभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वास्तव में साम्राज्य के निर्माण से चिरकालिक झगड़े तथा तनाव और अधिक बढ़े। कुछ वक्त तो साम्राज्य की स्थापना के ही विरुद्ध थे। कई जर्मन राज्य जर्मन साम्राज्य में प्रशिया के स्थान से चलते थे। प्रशिया का उच्च वर्ग तो एकीकरण के ही विरुद्ध था, क्योंकि इससे प्रशिया का अलग अस्तित्व समाप्त हो गया था। रोमन कैथोलिक असंगठित जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों की प्रमुख स्थान से अप्रसन्न थे। पोलिश, इतालवी, फ्रांसीसी, जैक आदि अल्पसंख्यक भी अपने दबे स्थान से खिन्न थे। कई दल उस संविधान के भी विरोधी थे जिससे जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई थी तथा वो संसदीय सरकार की स्थापना चाहते थे। बड़े शहरों में सामाजिक राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। इससे राजनीतिक दलों में भी बहुलता आई। बिस्मार्क की रिश्टोंग या राष्ट्रीय सदन में बहुमत बनाए रखना मुश्किल हो गया। आर्थिक क्षेत्र में पहले 4 वर्षों में 1871 से 1874 औद्योगिक प्रगति बहुत तेज रही। इस अनियंत्रित तथा असमन्वित आर्थिक विकास से औद्योगिक तथा वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। फलतः बिस्मार्क को इसे सुलझाने के लिए तुरंत ध्यान देना पड़ा, जिससे जर्मनी का आर्थिक विकास ठोस आधारों पर बढ़े और सामाजिक संतुलन बना रहे। इस तरह उसे आंतरिक स्थिरता बनाए रखना आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि नए साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए एकता बनाए रखना अनिवार्य था। जर्मन साम्राज्य के निर्माता बिस्मार्क का उदार विचारों तथा उनसे संलग्न संस्थाओं से कोई लगाव न था, लेकिन उस समय यूरोप में ये आम धारणा थी कि संसदीय सरकार ही किसी देश की नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति करने में समर्थ हो सकती है। इस कारण बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य को एक ऐसा संविधान प्रदान किया जो कम से कम देखने में उदार हो। यह संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज न था और न ये किसी विशेष युक्ति संगत सिद्धांत पर आधारित था। टेलर ने इसे खिचड़ी कहा है। ये तो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को औपचारिक रूप देने का प्रयास था। इस संविधान की मूल मान्यताएं उत्तर जर्मन संघ के संविधान से भिन्न न थी। बदली परिस्थितियों में कुछ हेर फेर कर दिया गया था। साम्राज्य 25 राज्यों का संघ था। इसके अतिरिक्त इसमें अल्सस लॉरेन एक शाही क्षेत्र था जो 1911 तक एक आश्रित राज्य के रूप में साम्राज्य का अंग था। इस साम्राज्यवादी संघ में 4 राजतंत्रीय राज्य, 6 मुख्य सामंत राज्य, 5 सामंत राज्य, 7 राज्य और स्वतंत्र राज्य शहर सम्मिलित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के समान संघीय सरकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया था, जबकि संगठक राज्यों की शक्तियों का खुलासा न था और वो मुख्य रूप से अवशिष्ट थी। संघीय राज्य की शक्तियां बहुत व्यापक थी, जिसमें विदेश नीति, सुरक्षा सेनाओं पर नियंत्रण, विदेश तथा अंतर्राज्यीय व्यापार, कराधान तथा शुल्क, मुद्रा, नाप एवं तोल तथा बैंक, संचार सेवाएं तथा फौजदारी एवं गैर फौजदारी कानून सम्मिलित थे। संघीय कानूनों को लागू करना संघीय अधिकारियों का कर्तव्य न था, बल्कि ये कार्य संगठक राज्यों का था। लेकिन विदेश नीति, नौसेना एवं कुछ हद तक सेना में तथा संचार साधनों में संघीय अधिकार एवं शक्तियां सर्वप्रथम थी। आमतौर पर संघीय सरकार की सत्ता निरीक्षणात्मक एवं विनयात्मक थी, वरन बिस्मार्क का विचार प्रशिया के साम्राज्य में स्थिति के बारे में बिल्कुल साफ था। वो इसकी प्रधानता चाहता था। फलतः नए संविधान में प्रशिया का नरेश जर्मन साम्राज्य का सम्राट तथा प्रशिया का मुख्यमंत्री जर्मनी चांसलर था। विधि निर्माण द्विसदनात्मक विधानमंडलों द्वारा होने की व्यवस्था थी। रिश्टॉग या राष्ट्रीय सदन और बुंदसरत या संघीय सदन। राष्ट्रीय सदन के 397 सदस्य थे, जिसमें प्रशिया से 235 सदस्य चुने जाते थे।
इस सदन के सदस्य गुप्त मत द्वारा पुरुष वयस्क मताधिकार प्रणाली से 3 वर्ष के लिए चुने जाते थे। बाद में 5 साल के लिए चुनने की व्यवस्था की गई। ये सभा कानूनों पर यह बहस कर सकती थी तथा इन्हें पारित कर सकती थी तथा धन खर्च करने के लिए इसकी अनुमति अनिवार्य थी। सभी विधि निर्माण पहले संघीय सदन में आरंभ होता था और वहां से पारित होने पर राष्ट्रीय सदन में उसके विचार तथा स्वीकृति के लिए भेजे जाने की व्यवस्था थी। फिर वही कानून संघीय सदन में पुनः निरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता था और सम्राट के हस्ताक्षर होने के पश्चात उसका प्राध्यापन होता था। संघीय सदन के सदस्य संगठक राज्यों के द्वारा अवयवी एककों के रूप में नियुक्त होते थे, परंतु इन अवयवी एककों को संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों के समान बराबरी के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त न था। उनको एक निश्चित निर्यातांश के अनुसार प्रतिनिधित्व मिला था जो विभिन्न एककों की सरकारों ने आपस में तय कर रखा था। इस प्रकार जहां प्रशिया 17 सदस्य भेजता था, बेवरिया केवल 6 सदस्य, सैक्सनी तथा वेटमबर्ग 4 सदस्य, बडेन तथा हेसे 3, 2 राज्य 2 तथा बाकी 17 राज्य केवल 1 सदस्य भेजते थे। ये सदस्य एक प्रकार से राजदूतों के समान थे जिनका अपना कोई विवेक न था और वो अपने सरकारों की आज्ञा अनुसार बोलते तथा मतदान करते थे। पुनश्च उनको वापस बुलाया जा सकता था और उनके स्थान पर दूसरा सदस्य नियुक्त किया जा सकता था। संघीय कार्यपालिका सत्ता जर्मनी के सम्राट केसर में निहित थी, किंतु वास्तविक शक्ति संघीय चांसलर में निहित थी। चांसलर की नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था और केवल वही उसको अपदस्थ कर सकता था। राष्ट्रीय सदन द्वारा चांसलर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर भी उसको अपदस्थ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो सदन के प्रति उत्तरदायी ही न था। इन सब प्रतिद्वंदों के बावजूद राष्ट्रीय सदन के महत्व को कम नहीं समझा जा सकता। यहाँ तक कि कभी-कभी बिस्मार्क भी सदन में अपनी नीतियों की आलोचना से लज्जित होता था। वो हमेशा ही आलोचना की अवहेलना नहीं कर सकता था। फलतः उसने कई बार सदन में बहुमत प्राप्त करने के लिए कई चालें चली। वो कई बार इस प्रयास में सफल नहीं हुआ और वो हमेशा सदन के सदस्यों को डरा धमकाकर अपनी नीतियों को उनसे मनवा नहीं सका। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय सदन नीति निर्धारण में रोड़ा अटका तो सकता था, चाहे वो इसमें मुख्य भूमिका अदा न करे। उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि जर्मन संविधान की 2 मुख्य विशेषताएं थी, प्रशिया की प्रधानता तथा राजतंत्रीय संघ। ये इस बात से स्पष्ट है कि प्रशिया का नरेश ही जर्मन संघ का अनुवेशिक सम्राट था। वही जर्मन संघ की सेना तथा नौसेना का सर्वोच्च सेनापति था और वही सारे साम्राज्य के विदेशी संबंधों का संचालन करता था। वही संघ का चांसलर नियुक्त करता था। जर्मन संघ का समूचा सैनिक संगठन तथा उसकी संकेत संहिता प्रशिया में प्रचलित पद्धति से पूरी तरह उत्कृत की गई थी। केवल विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति को छोड़कर प्रशिया संघीय सभा की सभी स्थायी समितियों का चेयरमैन था। इसके अतिरिक्त प्रशिया ने कुछ छोटे जर्मन राज्यों के साथ अलग से संधियां की थी, जिनके आधार पर उन राज्यों में उसकी डाक व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था के संबंध में विशेष प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे और प्रशिया की राजधानी ही साम्राज्य की भी राजधानी थी। कैटलबी के शब्दों में सारा जर्मन साम्राज्य प्रशिया के आधिपत्य में था। जहां तक दूसरी विशेषता का प्रधान था, ये कई बातों से स्पष्ट थी। उदाहरणार्थ, इस संघ के सभी संगठकों में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। इसी तरह संघीय शाही सरकार को व्यापक व्यवस्थापक अधिकार दे रखे थे, किंतु अपेक्षाकृत कार्यपालिका की शक्ति कम थी। इसके अतिरिक्त लगभग सभी संगठक राज्यों की कार्यकारी सत्ता उस राज्य के राजा और उसके बुरे द्वारा नियुक्ति मंत्री के हाथों में थी। पुनश्च संघीय सभा व्यवहारिता संगठक नरेशों की सभा थी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, और इस सभा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे और वो प्रतिनिधि सदन अर्थात राष्ट्रीय सभा से अधिक शक्तिशाली थी। जर्मनी के इस संविधान में उत्तरदायी शासन का कोई चिन्ह न था और न ही संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। कैसर या सम्राट के हाथ में सत्ता थी और उसके अधिकार तथा कार्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। उसी को यह अधिकार था कि वह दोनों संघीय सदनों का अधिवेशन बुलाए। वही अधिकारियों की नियुक्ति करता था। उसको ही दूसरे देशों से संधियां करने, दूतों को नियुक्ति करने तथा युद्ध की घोषणा करने का अधिकार था। जर्मनी में राजनीतिक दल। राष्ट्रीय सभा में 6 राजनीतिक दल थे, जिससे साम्राज्य में आंतरिक मतभेदों का पता चलता है। इनमें से 4 अर्थात रूढ़िवादी, स्वतंत्र रूढ़िवादी, राष्ट्रीय उदारवादी तथा प्रगतिशील जर्मनी के एकीकरण से पहले से ही विद्यमान थे। रूढ़िवादी दल तो प्रशियाई कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, जिसके अधिकांश सदस्य प्रशिया वर्ग के कृषक वर्ग से थे।
धार्मिक विचारों में ये लूथर के अनुयायी थे तथा राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के पोषक थे एवं ये प्रशियाई राजवंश के भक्त थे तथा उदार विचारों के विरोधी थे। मूल रूप में ये प्रशिया के प्रति निष्ठावान थे, अतः ये साम्राज्य की स्थापना से बहुत प्रसन्न नहीं थे। स्वतंत्र रूढ़िवादियों के विचार रूढ़िवादी दल से आमतौर पर भिन्न न थे, लेकिन दो मामलों में ये उनसे भिन्न विचार रखते थे। प्रथम, ये प्रशिया के प्रति उतने अधिक निष्ठावान न थे। दूसरे, ये साम्राज्य का समर्थन करते थे। बिस्मार्क इनके समर्थन पर निर्भर करता था। तीसरा, राष्ट्रीय उदार दल था जिसकी स्थापना 1867 के बाद हुई थी। राष्ट्रीय सभा में इस दल का 1871 के चुनाव के पश्चात सबसे अधिक सदस्य थे। ये एक उत्तरदायी सरकार चाहते थे तथा स्वतंत्र प्रेस और स्थानीय स्वशासन चाहते थे। ये वास्तविक रूप में राष्ट्रीय दल था क्योंकि इसकी शाखाएं सभी राज्यों में थी। ये पुरोहितों के विरोधी थे। इनको मुख्यतया धनिक, वणिक तथा औद्योगिक वर्ग का समर्थन प्राप्त था। ये दल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उतावला न था तथा बिस्मार्क का समर्थन करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसके सदस्य जर्मन एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते थे। 1878 तक बिस्मार्क ने इस दल के समर्थन तथा सहयोग से शासन चलाया। चौथा दल प्रगतिशील कहलाता था, जो कि मध्य वर्गीय दल था और ये दल ब्रिटेन की तरह की संसदीय प्रणाली का समर्थक था। ये सैन्यवादी के विरोधी थे, लेकिन राष्ट्रीय सभा में इस दल का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक न था, अतः बिस्मार्क इस दल की उपेक्षा कर सकता था। पांचवा कैथोलिक दल था जिसके मुख्य समर्थक किसान तथा मजदूर थे, विशेषकर दक्षिण जर्मन राज्यों में और प्रशिया के राइन क्षेत्र में। ये दल बिस्मार्क की केंद्रीकरण की नीति का विरोधी था तथा राज्य के अधिकारों का पक्षपाती था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि कैथोलिक धर्म का कट्टर समर्थक था, और जब बिस्मार्क ने रोमन कैथोलिकों की तीव्र आलोचना की तथा उनके विरुद्ध नियम बनाए तो यह दल बिस्मार्क का कट्टर विरोधी तथा आलोचक हो गया। अन्य दलों के आंतरिक झगड़ों के कारण तथा हर जर्मन राज्य में कैथोलिकों के होने से ये दल शीघ्र बिस्मार्क के रास्ते का कांटा बन गया। कैथोलिक चर्च से बिस्मार्क के संघर्ष में इस दल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और बिस्मार्क को बहुत मुश्किल में डाल दिया। समाजवादी लोकतंत्रीय छठा दल था। इसके समर्थक मुख्यतया साम्राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में थे। ये सुगठित तथा कार्यकुशल संगठित दल था। इसका नेता विंडोज था, जो विशिष्ट वक्ता तथा सभा चतुर था। ये दल मजदूर वर्ग की वास्तविक राजनीतिक संस्था थी। आरंभिक कठिनाइयों के बाद धीरे धीरे इसकी शक्ति बढ़ी और फिर यह देश का सबसे प्रमुख दल हो गया। 1914 में विधानसभा के 28% सदस्य इस दल के थे। फिर भी यह दल पूरे मजदूर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित न कर सका और लगभग 50% मजदूर मतदाता कैथोलिक दल या उदार दल का समर्थक रहा। इस दल को शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क थे और यह समझा जाता था कि ये जर्मन राष्ट्रीयता के पूरे समर्थक नहीं थे। इसके अतिरिक्त बिस्मार्क समाजवाद से उतनी ही घृणा करता था जितना वो रोमन कैथोलिकों से। उसके लिए दोनों काल, समाजवाद तथा काले कैथोलिक चर्च प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दलों को दबाना अनिवार्य था, लेकिन जितना उसने इन दोनों को दबाना चाहा उतना ही उनकी प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति बढ़ी। ये कहना अतिशयोक्ति ही होगी कि 1871 से 1890 तक इन दोनों दलों ने बिस्मार्क को चैन न लेने दिया और उसकी इन दलों की ओर प्रतिक्रिया ने जर्मनी के राजनीतिक जीवन पर बहुत असर डाला। इन दलों के अलावा कुछ कम महत्व के दल थे। वास्तव में जर्मनी में इतने अधिक दल थे कि सरकार को स्थिर बहुमत प्राप्त करना बहुत मुश्किल था और इसी तरह किसी नीति का प्रभावशाली तरीके से विरोध करना भी मुश्किल रहा। बिस्मार्क ने बिना किसी दल का प्रतिनिधि हुए शासन चलाया और वह अपनी प्रत्येक नीति या कार्य के लिए अलग अलग बहुमत प्राप्त करने के प्रयत्न करता था। ये कार्य उसके लिए मुश्किल न था क्योंकि विभिन्न दलों के आपसी मतभेद के कारण वो राष्ट्रीय सभा में गठबंधन कर कार्य नहीं कर सकते थे। बिस्मार्क की नीतियां। घरेलू मामलों में बिस्मार्क ने साम्राज्य को पुष्ट करने की नीति अपनाई। उसने संघ की शक्तियों का विस्तार करके संघीय सरकार के अधिकारों की वृद्धि की तथा सत्ता के केंद्रीयकरण की नीति अपनाई। उसने सेना को और अधिक दृढ़ किया। फ्रांस की हार के पश्चात जो इस देश से क्षतिपूर्ति के रूप में धन प्राप्त हुआ था, उसका उपयोग उसने सेना के पुराने सैनिक सामान के साथ पर नया सैनिक सामान, नई किलेबंदी तथा अनिवार्य सैन्य सेवा आदि कदम उठाने में किया। जर्मनी की शांति के समय सेना की संख्या 4 लाख निश्चित की गई तथा सेना के लिए धनराशि को सालाना मंजूरी के बदले में सप्तवर्षीय मंजूरी निश्चित करवा दी। 1873 में इंपीरियल रेलवे बोर्ड स्थापित किया और समस्त रेल यातायात व्यवस्था रेलवे बोर्ड के नियंत्रण में आ गई। इसी प्रकार 1876 में इंपीरियल बैंक की स्थापना
हुई और बैंकों के कार्यों में एकरूपता आ गई। उसने नए रियल सिक्कों का भी प्रचलन किया। इससे सारे साम्राज्य में आर्थिक एकरूपता का मार्ग खुला। पुनः उसने स्थानीय कानूनी व्यवस्थाओं की जटिल विभिन्नताओं के स्थान पर सारे साम्राज्य में समान कानूनी कोड बना दिए। बिस्मार्क ने जातीय अल्पसंख्यकों के प्रति जर्मनीकरण की नीति अपनाई। ओ कुलतुरकैम्फ। बिस्मार्क ने 1871 से 1878 तक की अवधि में कुलतुरकैम्फ अर्थात सभ्यता की रक्षा का अभियान चलाया। ये संघर्ष रोमन कैथोलिक चर्च एवं सरकार के मध्य था। इसके अतिरिक्त ये संघर्ष एक तरफ राज्य एवं उदार दल तथा दूसरी ओर कैथोलिक चर्च तथा कैथोलिक दल के मध्य था। उदार दल के समर्थक आमतौर पर इसको आधुनिकता तथा मध्य युगवाद के मध्य संघर्ष समझते थे, क्योंकि उनके अनुसार कैथोलिक चर्च परंपरावादी एवं आधुनिक प्रवृत्तियों का विरोधी था। इस संघर्ष में बहुत कटुता एवं उलझनें उत्पन्न हुई, जिससे कैथोलिक दल मजबूत हुआ। इसकी अनावश्यकता इस बात से सिद्ध होती है कि बिस्मार्क ने उपयुक्त समय में संघर्ष की नीति ही छोड़ दी। 1866 से ही बिस्मार्क रोमन कैथोलिकों से रुष्ट था। पोप ने खुले रूप में प्रार्थना की थी कि युद्ध में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग परिवार की विजय हुई। 1870 में वेटिकन काउंसिल ने पोप के निभ्रांतता के सिद्धांत की घोषणा की, जिसके अनुसार पोप के सब कार्य एवं निश्चय निर्दोष और निर्भ्रांत होते और रोमन कैथोलिक राज्य की सत्ता में भी ऊपर पोप की सत्ता को स्वीकार करते थे। इसके अतिरिक्त पोप ने 1864 में एक घोषणा की थी, जिसके अनुसार धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, कानूनी विवाह, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म में बुद्धि या तर्क का प्रयोग आदि आधुनिक भ्रांतियां करा दी गई थीं। इन दोनों अज्ञाप्तियों से बिस्मार्क विचलित हुआ और उसने इन कैथोलिकों को सही रास्ते पर करने का निश्चय किया। इस कार्य में उसे ऐसे जर्मन कैथोलिकों का समर्थन प्राप्त हुआ जिन्होंने पोप की निर्भ्रांतता के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था, जो कि प्रसिद्ध धार्मिक नेता डालिंजर के अनुयायी थे। वास्तव में तो बिस्मार्क का उद्देश्य राजनीतिक था, क्योंकि वो रोमन कैथोलिकों को जर्मन साम्राज्य का विघटनकारी तत्व समझता था, जिसको शीघ्र दबाना आवश्यक था। कई नियम 1871 से 1875 तक पारित किए गए, जिससे ऐसे मामलों जैसे पादरियों की शिक्षा, उनकी नियुक्ति एवं उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही आदि पर राज्य की सत्ता स्थापित करना था। 1871 में एक संघीय विधि पारित की गई, जिसके द्वारा जेसुइटों की ओर उनके संबंधियों को जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया। इसके साथ ही उक्त विधि द्वारा यह भी घोषित किया गया कि कोई पादरी धर्मवेदी से राज्य के मामलों के संबंध में भाषण न दे, और ऐसे भाषण को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात 1873, 1874, 1876 में नियम बनाए गए जो मई कानून कहलाते हैं। इनके अनुसार ये व्यवस्था कर दी गई कि सभी पादरी राज्य की ओर से निर्धारित एक विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करें। एक राजकीय विश्वविद्यालय में 3 वर्ष तक धर्म शास्त्र का अध्ययन करें। समस्त कैथोलिक शिक्षा केंद्रों का राज्य द्वारा नियुक्त निरीक्षक नियंत्रण करने लगे। पुनः सभी पादरियों की नियुक्त एवं पदच्युति का अधिकार राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। इसके अतिरिक्त किसी को धर्म बहिष्कृत करने का चर्च का अधिकार समाप्त कर दिया गया, और यदि कैथोलिक चर्च ने किसी व्यक्ति को कुछ दंड दिया हो तो ऐसे व्यक्ति को अपील का अधिकार दिया गया। कानूनी विवाह अनिवार्य घोषित कर दिया गया। इन नियमों के विरुद्ध कैथोलिकों ने अपना रोष प्रकट किया। पोप पायस नवम ने घोषणा की कि इन नियमों का कोई मूल्य नहीं था, और उसने आज्ञा दी कि वो इन नियमों को मानने से इनकार कर दे। फलतः पुरोहितों ने इन नियमों का पालन न करने की प्रतिज्ञा की, और पोप के समर्थक इस विरोध में पूर्ण सहयोग देने के लिए भारी संख्या में तैयार हो गए। बिस्मार्क ने भी कठोरता से इन नियमों को लागू किया। अनेक पादरियों को अर्थ दंड दिया गया, असंख्य पादरियों को जेल भेज दिया गया, कुछ का वेतन रोक दिया गया, और अनेक कैथोलिक पादरियों को देश से निष्कासित कर दिया गया। यह संघर्ष शीघ्र ही देशव्यापी हो गया, और अनेक नगर, ग्राम, पाठशालाएं और विश्वविद्यालय इस संघर्ष के केंद्र बन गए। उसने कहा कि हम कैनोसा नहीं जाएंगे और पोप के सम्मुख नहीं झुकेंगे। उधर 1877 में संसदीय निर्वाचन में कैथोलिकों के दल अथवा उनके सहयोगी केंद्र दल के 12 सदस्य राष्ट्रीय सभा के लिए चुने गए। स्पष्ट है कि बिस्मार्क की रोमन कैथोलिक चर्च संबंधी नीति पूर्णतया असफल हो गई और उसे कैथोलिकों के साथ समझौता करना पड़ा। बिस्मार्क ये समझौता करने के लिए इसलिए तैयार हुआ कि उसने इसी बीच समाजवादियों से डटकर मुकाबला करने का निश्चय किया। समाजवादी दल विशेष रूप से संगठित था और बिस्मार्क उनके बढ़ते हुए प्रभाव को दबाना चाहता था। इसके अतिरिक्त आर्थिक नीति में परिवर्तन होने के कारण बिस्मार्क ने उदार वर्गों का समर्थन खो दिया था।
पुनः 1878 में पोप पायस नवम की मृत्यु के उपरांत त्रयोदश नया पोप बना। नया पोप अधिक कूटनीतिज्ञ, निपुण एवं मध्य मार्गी था और वो बिस्मार्क से समझौता करने के लिए तैयार था। ऐसी परिस्थितियों में बिस्मार्क ने चर्च संबंधी नीति को बदलने पर विचार किया। उसने शने शने पुरोहितों के विरुद्ध कई कठोर नियम वापस ले लिए, पोप के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से स्थापित किए और धार्मिक संस्थाओं को फिर से स्थापित होने की अनुमति दे दी। 1887 में बिस्मार्क और पोप के बीच पूर्ण समझौता हो गया, जिसके आधार पर पोप ने कैथोलिक पार्टी को अनुमति दे दी कि वो नए जर्मन सेना विधेयक पर जर्मन सरकार के विरुद्ध मत न दे। इस दीर्घकालीन धार्मिक संघर्ष का एक स्थायी परिणाम ये हुआ कि कैथोलिक दल राजनीतिक दृष्टि से पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया। बिस्मार्क के समझौते से प्राचीन कैथोलिकों की स्थिति दयनीय हो गई और राष्ट्रीय जर्मन चर्च की आशाओं पर तुषारपात हो गया। समाजवादियों के साथ संघर्ष। समाजवादी दल के बढ़ते हुए विकास ने राजतंत्रवादी एवं कुलीनों के पक्षपाती जर्मन के शासक वर्ग को अप्रत्याशित रूप से चिंतित कर दिया था। बिस्मार्क बहुत पहले से ही समाजवादियों का विरोधी था, क्योंकि कुछ तो उसकी शिक्षा दीक्षा ही इस वातावरण में हुई थी और कुछ इनकी प्रतिक्रियाओं ने उसे विचलित किया था और वो प्रजातंत्र से घृणा करता था। इनके कुछ नेताओं ने उत्तर जर्मनी संघ की स्थापना, फ्रांस के साथ युद्ध तथा अल्सेस एवं लॉरेन पर अधिकार का विरोध भी किया था। पुनः उन्होंने जर्मनी के तत्कालीन शासन का प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था। पेरिस कम्यून के बाद उसको जर्मनी में उसी तरह की क्रांति का भी डर था, अतः उसने समाजवादियों का दमन करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने दो मार्ग अपनाए, कानून द्वारा दमन की नीति तथा सामाजिक सुरक्षा की नीति। अक्टूबर 1878 में संसद द्वारा कठोर नियम बनाए गए। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का विरोध एवं सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रकट करने वाले समस्त संगठनों, सभाओं और प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस नियम के अंतर्गत पुलिस को हस्तक्षेप करने, बंदी बनाने तथा देश निष्कासन के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। समाजवादियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सारे अधिकारों का सामान्य न्यायालयों द्वारा संरक्षण दिया जाना समाप्त कर दिया गया। समाजवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साहित्य पर पाबंदी लगा दी गई, उनके समाचार पत्रों के संपादकों को जेलों में डाल दिया गया और उनकी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली। ये कानून 4 वर्ष के लिए बनाया गया था, बाद में 2 बार उसका नवीनीकरण किया गया और वो ये 1890 तक लागू रहा। किंतु इन कठोर कदमों के बावजूद वो समाजवादी दल को न दबा सका। वो लोग अपना काम लुक छिप कर करने लगे और उनका असंतोष बढ़ता गया। यद्यपि श्रमिक संघों को अवैध घोषित कर दिया गया था, फिर भी श्रमिक संघ छिपे छिपे बनते रहे। उनका दमन उन्हें उत्तरोत्तर दृढ़ संकल्प एवं सक्रिय बना रहा था। संसदीय क्षेत्र में उनकी सफलता बढ़ती गई, यहाँ तक कि 1890 में उनकी राष्ट्रीय सभा में 35 सदस्य निर्वाचित हो गए। इस तरह बिस्मार्क की ये नीति रोमन कैथोलिक नीति की तरह असफल हो गई। सामाजिक सुधार। बिस्मार्क ने अब मजदूर वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए और अधिक निश्चय तथा उत्सुकता से प्रयत्न किए। उसने राज्य समाजवाद का प्रयोग किया ताकि मजदूर वर्ग समाजवादी दल से अलग रहे। 1883 में बीमारी के विरुद्ध जीवन बीमा, 1884 में दुर्घटनाओं के विरुद्ध जीवन बीमा तथा 1889 में वृद्धावस्था में सहायता पहुंचाने वाली बीमा योजना चालू की। 1911 में इन तीनों कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया और एक अत्यंत व्यापक सुरक्षा बीमा योजना निर्मित की गई। संभवतः श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए अन्य किसी देश की सरकार ने इसे युग में ऐसी हितकारी योजना तैयार नहीं की थी। उसका ये प्रयोग इंग्लैंड एवं फ्रांस के सामाजिक सुरक्षा नियमों के निर्माण के लिए आदर्श बना। बिस्मार्क का ये एक महान कदम था जो 19वीं शताब्दी की राजनीतिक पृष्ठभूमि में सराहनीय था। इन व्यवस्थाओं से मजदूरों को वृद्धावस्था, दुर्घटनाओं एवं बीमारियों के समय कुछ हद तक सुरक्षा मिली। फिर भी समाजवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को ये नियम तोड़ने में समर्थन न हुए। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। श्रमिकों ने जो कुछ राज्य में सहायता और अनुदान मिले उन्हें ले लिया, लेकिन उन्होंने सरकार के प्रति कृतज्ञता न दिखाई। वास्तव में बिस्मार्क की समझ न सका कि समाजवादी आंदोलन का केवल भौतिक एवं आर्थिक हल ही नहीं है, बल्कि उसके दृढ़ राजनीतिक एवं नैतिक पहलू भी हैं। ऊपर से कुछ आर्थिक सुविधाएं देने से मजदूरों को एक राजनीतिक एवं नैतिक लाभ नहीं मिलते थे जिनकी उनको लालसा थी। ये भी यहाँ उल्लेखनीय है कि मजदूरों के अधिकतम कार्य का समय, उनका न्यूनतम वेतन आदि महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि इससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता पर असर पड़ता था।
व्यापारिक नीति। 1879 के आसपास बिस्मार्क ने मुक्त व्यापार की नीति को त्याग दिया और 1879 में उसने विदेशी अनाज और अन्य विदेशी सामान के आयात पर भारी आयात शुल्क लगा दिया। इससे जर्मनी के जमींदारों को भारी लाभ प्राप्त हुआ। इस पाठ का शेष भाग सुनने के लिए कृपया अगली फाइल को सुनें।